Assalamu alaikum, hope so everyone is fine. You are watching English with the ASM, and today we are going to talk about the Puritan age. So, in the previous lecture, I have discussed each and everything regarding the Elizabethan age, and today we are going to talk about the Puritanism or the Puritan age. As we already have discussed about each and everything about the Elizabethan age, the pros and cons, the major events, and the major themes of the Puritan age, Elizabethan age. So we will try to relate the Puritanism with the Elizabethan age, and it is something that is helpful for the students. First of all, what is Puritanism? अगर आप लोगों ने एलिज़ाबेथन एज को अच्छे से समझा है तो आपको ये आइडिया हो गया होगा कि 1600 तक जो है वो एलिज़ाबेथन एज रही फ्रॉम अप्रोक्सीमेटली 1558 टू 1603. उसके बाद जैकोबियन एज आ जाती है जहाँ पे जेम्स वन जो है राजा बन जाते हैं, और उसके बाद इंग्लैंड में जब चार्ल्स वन का दौर आता है फ्रॉम 1625 टू 1649, तो वहीं से जो प्यूरिटनिज़म है उसने ज़ोर पकड़ा, या फिर आप कह सकते हो कि यहीं से प्यूरिटनिज़म राइज हुई. प्यूरिटनिज़म इन सिंपल वर्ड्स यू कैन से दैट दिस इज़ द एज ऑफ प्यूरिटन्स. और ये वो लोग थे जो प्रोटेस्टेंट्स थे और इनकी क्लियर एंड कट और प्योर बिलीफ्स थी. अगर हम इनकी बात करें तो ज़्यादातर इनमें कॉन्ट्राडिक्शंस पाई जाती थी. कॉन्ट्राडिक्शंस किस चीज़ से के चलते या किस चीज़ से रेलेवेंट? वो कॉन्ट्राडिक्शंस थी चर्च स्टेट से रेलेवेंट, और इनका ये मानना था कि जो भी हो रहा है वो चर्च हो चाहे स्टेट हो, उसमें जिस तरीके से हो रहा है वैसे नहीं होना चाहिए. तो इसमें बेसिक टेनेट्स की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनका ये मानना था कि अकॉर्डिंग टू द प्यूरिटनिज़म या प्रोटेस्टेंट्स के अकॉर्डिंग, जो गॉड है ना ये जजमेंटल है. अब जजमेंटल किस सेंस में है कि ये खुदा जो है ये हमेशा अच्छाई को पसंद करता है और बुराई को बुरा समझता है. तो मतलब जो भी फैसले होंगे अच्छाई को देखते हुए होंगे और बुराई को पनिश किया जाएगा, चाहे वो कोई स्टेट से रेलेवेंट है चाहे कोई वो चर्च से रेलेवेंट है. इसके बाद ही प्री डेस्टिनेशन क्या कि मतलब जो किस्मत है वो खुदा ने पहले से ही जो डेस्टिनी है उसको पहले से ही खुदा ने अपने तरीके से जो है वो लोगों की किस्मत को मतलब आप कह सकते हो कि जब कोई बंदा पैदा होता है तो उससे पहले भी अल्लाह ताला ने उसकी किस्मत का फ़ैसला किया होता है. तो जो भी रोल अदा कर रहा है वो अल्लाह के मुताबिक कर रहा है या खुदा के मुताबिक कर रहा है. और इलेक्शंस भी इनके अकॉर्डिंग इसी तरह से होते थे कि जो जिसको अल्लाह चुनता है वही कामयाब होता है. इसके अलावा ओरिजिनल सिन के इंसान जो है इसकी जो डिज़ायर्स हैं वो शुरू से ही इब्तदा से ही ये डिज़ायर के पीछे चलता है. जैसे हज़रत आदम जो थे क्यूरोसिटी थी और उन्होंने वो काम किया जिससे अल्लाह ने मना किया. तो सिन जो है ये इंसान के तसव्वुर में इब्तदा से है, उसकी इर्तिका से. प्रोविडेंस की बात करें तो परवरदिगारी, और परवरदिगारी इसमें बेसिक एलिमेंट था. उसके अलावा गॉड्स ग्रेस के खुदा की अज़मत को बयान किया गया. और इसके बाद अगर हम इनकी सिंबल्स की बात करें कि प्यूरिटन्स किस चीज़ के सिंबल्स थे, तो ये स्पिरिचुअल प्राइड के सिंबल थे. मतलब क्या कि ये इतने स्पिरिचुअली जो थे इवॉल्व हो चुके थे, स्पिरिचुअली इतने ग्रो कर चुके थे कि ये खुद में अपने आप को प्राउडी समझते थे. इसके अलावा इसमें हिपोक्रेसी का एलिमेंट है. हिपोक्रेसी मीन्स के किसी भी चीज़ से रेलेवेंट मुनाफ़कत रखना. और इसमें मुनाफ़कत का सबसे बड़ा एलिमेंट ये था कि ये जो प्यूरिटन्स थे ये ऊपर से तो बहुत ज़्यादा मजहबी थे. आप कह सकते हो कि द पीपल होम दे शो दे आर मोस्टली रिलीजियस बट दे डू थिंग्स विच आर नॉट रेलेवेंट टू द रिलीजियस. तो इनमें हिपोक्रेसी का बहुत ज़्यादा एलिमेंट था. रिबिलियंस थे. रिबिलियंस मीन्स कि ये वो लोग थे कि जो चर्च स्टेट के बागी थे. फिर इसके बाद है टायरनी, जाहो जलाल. इसके अलावा अगर हम टिपिकल प्यूरिटन आम प्यूरिटन्स की बात करें कि उनकी बिलीफ्स कैसे हुआ करते थे, तो उनके हाई आइडियल्स होते थे. हाई आइडियल्स मीन्स मोरालिटी, हाई मोरालिटी. और जो भी फैसले होंगे वो बड़ी सतह पर आप कह सकते हो कि सेट कर दिए जाएंगे अकॉर्डिंग टू द रिलीजन. टॉलरेंट ऑफ डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, और इसमें ये होता था कि एक टिपिकल प्यूरिटन जो है ना वो डिफरेंसेस अगर हों ओपिनियन में, फ़ैसलों में, या किसी के भी पर्सनल जो ओपिनियंस हैं तो उनमें वो डिफरेंसेस को टॉलरेट करते थे. इट्स स्पिरिट वाज ए नोबल फोर्स. क्योंकि ये मजहबी थे तो ये इनका ये मानना था कि इनकी जो रूह है ना
وہ ایک جینٹل فورس ہے، وہ خدا کی طرف سے ایک نوبل فورس ہے. اٹ سیوڈ انگلینڈ فرام نیشنل آئیڈیلز. اور انہوں نے جو نیشنل لسٹ تھے نا، اور جو انگلینڈ کے قوم پرست لوگ تھے، قومیت پرست لوگ تھے، ان سے ان کو بچایا. انکریج دا پلگرم فادرز، اور جو ان کے انسیسٹرز تھے، جیسے ہم نے وہ پہلے بھی دیکھا کہ نائٹس کی یا پھر قصے کہانیاں کنگز کے، تو انہوں نے ان کو بھی حوصلہ افزائی کی. اگر انفلوئنس آن انگلینڈ کہیں تو انفلوئنس مینس دا آئیڈیاز اینڈ ویلیوز آف پیورٹن انفلوئنسڈ دا ڈیولپمنٹ آف نیو انگلینڈ کالونیز پولیٹیکلی بائی ہیونگ دا فرسٹ پیور فارم آف ڈیموکریسی. اس میں پہلی دفعہ جو ہے وہ جمہوریت کو فروغ دیا گیا. اکانومیکلی بائی ٹریڈنگ اینڈ فارمنگ، اور مالیاتی طور پر ٹریڈنگ جو تھی یا فارمنگ تھی اس کے لیے چلتے. اینڈ سوشلی بائی پیوریفائنگ دا چرچز، اور سماجی طور پر جو چرچز تھیں ان کو پیوریفائی کر کے. ان کے بیسکس جو انفلوئنسز تھے اس میں ڈیوائن رائٹ تھیوری ہے، سسپینشن آف دا پارلیمنٹ ہے، سول وار ہے، دا کامن ویلتھ ہے. اچھا، فرسٹ آف آل اگر ہم ڈیوائن رائٹ تھیوری کی بات کریں تو اس میں سب سے بڑا ایلیمنٹ جو یہ تھا نا کہ ڈیوائن رائٹس آف کنگز آر اے پرٹیکولر واز اے وے آف جسٹیفائنگ monarchies پرٹیکولرلی ان یورپ. اور اس میں یہ مائنڈ سیٹ تھا لوگوں کا کہ جو آئیڈیاز ہیں، دا آئیڈیا از دیٹ کنگ از گیون ہز اتھارٹی ڈائریکٹلی بائی گاڈ، کہ خدا کی طرف سے کنگ کو جو اتھارٹی ملتی ہے وہ خدا کی طرف سے ہی ہے، کوئی اپنی طرف سے کنگ نہیں بنتا. تو خدا چاہتا ہے تو وہی کسی کو کنگ بناتا ہے. تو اس کے چلتے جیمز ون جو ہے اسپیشلی اس کے بھی یہی جو تھے وہ بلیفس تھے، اور وہ یہ مانتا تھا کہ حتیٰ کہ خدا نے نا اگر انسان کو یہاں پہ جو ہے وہ ارتھ پہ بھیجا ایز اے کنگ، تو اس نے ایز اٹ سیلف اس بندے کو ہی ایز اے گاڈ بنا کے بھیجا ہے. تو اس طرح کے بلیفس تھے. جیسے یہاں پہ آپ جیمز 4 دیکھ سکتے ہو، اس کو جیمز 4 کہا جاتا ہے آف اسکاٹ لینڈ، اور جیمز 1 آف انگلینڈ کہا جاتا ہے. اور یہی وہ بندہ تھا جس نے 1603 سے 1625 میں رول کیا تھا یہاں پہ. اور اگر اس کے بعد ہم بات کریں نیکسٹ جو پوائنٹ ہے وہ ہے سسپینشن آف دی پارلیمنٹ. یہاں پہ نا اس ایج میں جو تھا وہ ایک پرابلم بن رہی تھی. وہ پرابلم کیا تھی؟ ڈیو ٹو دا چارلس ون، تو وہاں پہ جو تھی نا سسپینشن آف دی پارلیمنٹ کی گئی. اب وہ کیوں کی گئی؟ کیونکہ وہ ہائی ٹیکسز تھے، اور ہائی ٹیکسز جو تھے وہ جو رائلسٹ ہیں ان پہ امپوز کیے گئے، اور اس کے چلتے نا وہ لوگ باغی ہو گئے، اور وہ یہ چیز جو ہے وہ نہیں کر سکتے تھے اس کو بیئر اپ. تو اس وجہ سے نا انہوں نے کیا کیا، پارلیمنٹ کا خاتمہ کر دیا گیا. تو یہ اس ایج کی ایک بہت بڑی ٹینٹ کہہ سکتے ہو آپ. اس کے علاوہ سول وار کا کنسیپٹ ہے. سول وار کیا ہے؟ اب وہ والی وار جہاں پہ سویلینز جو ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں، اور ایک طرف یہاں پہ جو تھے وہ پیورٹنس تھے، دوسری طرف جو تھے اس میں وہ جو اپوزٹ فورسز تھیں وہ چارلس ون تھا، اور اس کی جو نمائندگی کرنے والے سارے وہ لوگ جیسے کہ کیویلیئر پوئٹس تھے. ایک طرف کیویلیئر پوئٹس تھے، ایک طرف جان ملٹن جیسے شاعر تھے، ایک طرف ایسے لوگ جو پروٹیسٹنٹس کو جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں، اور دوسری طرف ایسے لوگ تھے جو بالکل ہی کیتھلکس تھے یا کیتھلکس بلیفس رکھتے تھے. لائک ان سمپل ورڈز اگر ہم اس کو سمجھنا چاہیں تو جیسے کنگ چارلس ہے، تو کنگ چارلس کے درمیان اور یہ سول وار ہوئی تھی جو ہے وہ کیا کرومویل کے درمیان. کرومویل جو تھا نا، کرومویل اور کنگ جو چارلس ون ہے، ان دونوں کے درمیان میں کرومویل جو تھا وہ پروٹیسٹنٹ تھا، اور یہ جنگ جو ہے 1642 سے 1649 تک رہی. ملٹن نے جو ہے وہ ایز اے سیکریٹری اس کو سپورٹ کیا کرومویل کو، اور جو چارلس ہے یہ بالکل ہی اپوزٹ تھا. اور اس کا سب سے بڑا ایلیمنٹ یہ تھا کہ اس نے ایک شادی کی تو وہ بھی ایک کیتھلک عورت سے. تو یہاں پہ بہت زیادہ پرابلم تھی، اور لوگوں کو یہ لگتا تھا پروٹیسٹنٹس کو اسپیشلی کہ ہماری رولز اینڈ ریگولیشنز ختم ہو جائیں گی. اس کے بعد کامن ویلتھ کا کنسیپٹ ہے، اور وہ جو ایرا جو 1649 کے بعد 1660 تک رہا ہے نا، اس کو کامن ویلتھ ایرا کہا جاتا ہے. اس میں آپ کہہ سکتے ہو کہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ ریلیونٹ ٹو دی پیورٹنس تھی اور پروٹیسٹنٹس تھی. پروٹیسٹنٹس جو چاہ رہے تھے اپنے اکارڈنگ اسٹیٹ کو چلا رہے تھے. جب وہ اپنے اکارڈنگ اسٹیٹ کو چلا رہے تھے نا، تو اس میں یہ بڑا کنسیپٹ تھا کہ وہ پھر رولز اینڈ ریگولیشنز بھی اپنے طریقے سے، اور یہ بہت اسٹرکٹ کائنڈ آف رول تھی جو وہ 7 سال کے لیے رہی ہے، 11 ایئرس کے لیے رہی ہے. تو اس میں بہت ساری پرابلمس ہوئیں.
प्रॉब्लम्स ये हुई थी, जैसे कि आप कह सकते हो कि डिक्टेटर काइंड ऑफ जो रूलरशिप है वो रहे, तो फिर आप क्या इमेजिन कर सकते हो कि लोग वहाँ के कैसे रहेंगे। और इसके बाद है मेटाफिज़िकल पोइट्री। मेटाफिज़िकल पोइट्री, इसमें हाई इमेजिनेशन और एग्जैजरेशन का यूज़ किया गया, ठीक है। कंसाइड्स, पैराडॉक्सेस और जो मेटाफर्स हैं वो यूज़ किए गए। तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें मेटाफिज़िकल पोइट्री का कंसेप्ट है। और इसमें सबसे बड़ा जो मेटाफिज़िकल पोइट्री की अगर बात करें तो उसमें एक नुमायाँ जो नाम है वो है जॉन डन का। इसके अलावा भी बहुत सारे जो ऑथर्स हैं और राइटर्स हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, पोइट्स हैं स्पेशली, सॉरी, तो वो जो थे ये सारे, जैसे कि जॉर्ज हर्बर्ट है, एंड्रयू है, अब्राहम है, रिचर्ड है, हेनरी है, ये सारे जो थे ये मेटाफिज़िकल पोइट्स थे जिन्होंने बियॉन्ड फिज़िकल पोइट्री लिखी। हाईली इंटेलेक्चुअल तो थी, फिलोसफिकल तो भी थी, लेकिन इमेजरी और एग्जैजरेशन का यूज़ किया गया। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें तो इसमें जॉन डन एक बड़े फिगर हैं, वो आप देख सकते हैं इसके बारे में कि ये इंटेलेक्चुअलिज्म, इमेजरी और आर्गूमेंट पे इसने लिखा। और मेटाफिज़िकल पोइट में सबसे बड़ी जो सेंट्रल फिगर था वो जॉन डन ही थे। ये इनकी लाइफ के बारे में वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन इस एज का, इसे और प्यूरिटन एज को जो है वो एज ऑफ मिल्टन भी कहा जाता है। और उसकी वजह भी है, उसकी वजह क्या है कि जॉन मिल्टन इस सदी का सबसे बड़ा राइटर था। और उस टाइम पे जैसे एलिजाबेथन एज को एज ऑफ शेक्सपियर कहा जाता है, इसको एज ऑफ मिल्टन कहा जाता है। मिल्टन जो था ये प्रोटेस्टेंट था बाय सोल, और ये बिल्कुल ही जो थे ना कैथलिक्स, उनके ख़िलाफ़ था। यही वो बंदा जिसने पैराडाइज लोस्ट, पैराडाइज गेन लिखी। और ये वो बंदा था, ये चाहता था कि आर्मीज़ में ना इन्वॉल्व होकर ये उनकी खिलाफ वर्जी करे चार्ल्स वन की। लेकिन कुछ सूरत हाल के चलते क्योंकि ये नाबीना भी हो गया था, तो ये नाबीना हो गया तो फिर ये उसमें सिविल वॉर जो थी उसमें हिस्सा नहीं ले सकता था, आर्मी में नहीं। मतलब आपसे सोच सकते हो कि ये कितना स्ट्रिक्ट काइंड ऑफ इसके बिलीव्स थे। तो फिर जो है इसने वर्क्स वगैरह लिखे जिसमें पैराडाइज लोस्ट है, पैराडाइज गेन है वगैरह। इसके बाद कैवेलियर पोइट्स हैं। ये वो पोइट्स हैं जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इसमें रॉबर्ट हैरिक है, रिचर्ड लोवलेस है, सर जॉन सकलिंग है, थॉमस कैरियो है। ये सारे वो पोइट्स हैं जो कि अपोजिट कर रहे थे या अपोजिशन कर रहे थे किसकी, जो वो सारे पोइट्स हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं क्रोमवेल को, जैसे कि मिल्टन था। तो कैवेलियर पोइट्स वो थे जो कि स्टेट को ना, आप इन सिंपल वर्ड्स कह सकते हो कि ये वो पोइट्स थे जो दरबारी नहीं जिन्हें कहा जाता, ये दरबार के को प्रेज़ करने के लिए या उन लोगों को प्रेज़ करने के लिए लिखा करते थे। इसके बाद रेस्टोरेशन पीरियड है। ये वो टाइम पीरियड है जब वो जो 1660 के बाद वो सारी चीज़ें जो ख़त्म हो चुकी थी आयरलैंड में, इंग्लैंड में, स्कॉटलैंड में, तो उन सारी चीज़ों को दोबारा जो है वो रीस्टोर किया गया। इसी वजह से इसे रेस्टोरेशन पीरियड कहा जाता है। इसमें मैरिज और क्लास का सबसे बड़ा एलिमेंट है, और इसमें डायलॉग, ह्यूमर, सेक्शुअल जो इनंडोज है एंड सोशल कमेंट्री, इन चीज़ों का यूज़ किया गया है। उसके फीचर्स आप देख सकते हैं वन बाय वन, वो आप इजीली इसको पढ़ सकते हैं इसके बारे में। और इसके बाद एक ग्लोरियस रेवोल्यूशन है। अब ग्लोरियस रेवोल्यूशन क्या थी, वो एज ख़त्म हो गई, एज ऑफ रेस्टोरेशन स्टार्ट हो गई। अब उसके बाद एक रेवोल्यूशन है। रेवोल्यूशन मीन्स इनकलाब, और इनकलाब कौन सा है, ग्लोरियस आप कह सकते हैं, मैग्निफिसेंट काइंड ऑफ रेवोल्यूशन। द ब्लड रेवोल्यूशन टुक प्लेस फ्रॉम 1688 टू 1690, एक साल के लिए ये रही, और इट इन्वॉल्व द ओवरथ्रोज ऑफ कैथलिक किंग जेम्स II, हु रिप्लेस्ड बाय प्रोटेस्टेंट डॉटर मैरी एंड डच हस्बैंड विलियम ऑफ ऑरेंज। तो ये जो जेम्स I का जो कंसेप्ट था जैकोबियन एज में, उसके बाद जेम्स II जो थे उन्होंने बाद में तख्त संभाला था, और चार्ल्स II के बाद, और फिर ये वहीं से ये जो थी ग्लोरियस रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी, और इसमें ओवरथ्रो किया गया था कैथलिक किंग जो है वो जेम्स II उसको। इसके अलावा ये नेचर पे व्यूज़ और नेचर डिफरेंट थे। होब्स मानते थे कि जो ह्यूमंस हैं वो रीज़न उनको चाहिए टू लीव द स्टेट ऑफ नेचर एंड टू सबमिट द एब्सोल्यूट अथॉरिटी ऑफ द मोनार्क। और लॉक जो ये यकीन रखते थे कि ह्यूमन यूज़ देयर रीज़न टू एक्सरसाइज देयर फ्री फंडामेंटल राइट्स, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। तो एक तरफ एक बंदा ऐसा है कि जो वो स्टेट ऑफ नेचर को मानता है, दूसरी तरफ जो है वो 3 फंडामेंटल बिलीफ्स को, जिसको लिबर्टी, लाइफ एंड प्रॉपर्टी कहा जाता है। बाकी आप ये पिक्चर में इसको देख के इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, और ये स्टेट ऑफ वार को भी डिपिक्ट करते हैं। तो इन कंक्लूजन वी कैन से दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट मैग्निफिसेंट काइंड ऑफ द era we have ever seen in the history of English literature. Thank you.